अब हेडिंग बनाइए इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जो चल रहा है वो पढ़ लेना, करंट इसके बाद ही आएगा ना। तो इलेक्ट्रो खत्म हो गया ना, करंट अलग पार्ट है। उस टाइम बोला था मैंने वो अलग चैप्टर है। तीन बार इसको इग्नोर करो, वहां बैठो तब भी सर के पास इधर पढ़ाओगे ग्रेविटेशन कब आएगा, कुछ नहीं बोला। अब करंट बाकी है, मुझे पता है बाकी है, अलग चैप्टर है वो, अभी बहुत कुछ बाकी है तब तो। मैंने देखो लेकिन अभी कितना पढ़ाता हूँ। हाँ मेरा मन नहीं कर रहा है। तुम लोग ऐसे टट्टी जैसे नंबर लाते हो ना, तो पढ़ाने का मन ही डूब जाता है। क्या फिर सर, नाम से पता चल रहा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल। ऐसे सरफेस है जिसका पोटेंशियल इक्वल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो अगर मैं एक बात करूं इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, तो इसको मुझे अगर दिखाना पड़ेगा तो मैं ऐसे लिखूंगा कि बेसिकली ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे ऐसे सरफेसेस बनाने, आपको कुछ ऐसा सरफेस फॉर्म करना है जहाँ का पोटेंशियल कैसा हो, इक्वल। यही है ना, ऐसा सरफेस फॉर्म करो जहाँ पे पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, इक्वल। तो वो सरफेस फॉर्म कैसे करोगे, मतलब वो सारे, मान लो ये है तो वो सारे पॉइंट्स आप एक साथ इकट्ठा करोगे, उन सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ोगे जिनका पोटेंशियल इक्वल होगा, तभी तो बनेगा इक्वी पोटेंशियल। मतलब अगर ये ऐसा है तो वो सारे पॉइंट ढूंढोगे कि ये कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे पॉइंट्स है जिनका पोटेंशियल इक्वल है, और उन सारे पॉइंट्स को एक साथ मर्ज करने की कोशिश करोगे। वही तो करोगे ना। जैसे एक रॉड लिया मैंने, तो एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, इतना ही डिस्टेंस आगे लिया, इतना ही डिस्टेंस पीछे लिया, तो उन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल एक होगा। और ऐसे आप फिर लाइन बना के सिलेंडर बना दोगे। तो मतलब बेसिकली हमें वो सर्च करना होता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनका पोटेंशियल एक है, ठीक है, उनको एक साथ मर्ज करने की कोशिश करनी है। तो इसको अगर मैं वर्ड्स में लिखना चाहूँ तो एक लाइन में लिख सकता हूँ कि द लोकस ऑफ पॉइंट्स having same potential is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे पॉइंट्स जिनका पोटेंशियल इक्वल होता है उनको हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बातें करो, भी समझाया मैंने क्या होता है लोकस। जब तुम पन्ना पेज पलट रही थी ना, उस टाइम पे समझा दिया, दोबारा नहीं समझाऊंगा। तुम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसलिए क्योंकि मास्टर क्लास की लेगेसी तुम्हारे ऊपर आ गई। तुम्हें पता है मास्टर क्लास में एडवांस में कितनी रैंक आई है, शायद मुंबई के टॉप 5 के अंदर ही होगा वो। टॉप 5 या टॉप 3 में भी हो सकता है, या टॉपर भी हो सकता है। ऑल इंडिया रैंक 214, 214, हाँ एडवांस में। तुम और उनको भी यही टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सेट ऑफ टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो कहाँ कमी रह जा रही है उसको दूर करने की कोशिश करो। अभी कल ही आया एडवांस का रिजल्ट, और 4000 रैंक के अंदर तो कम से कम 15 बच्चे। हाँ 4000 के अंदर बहुत है। रिजल्ट अपने पास है, लेकिन अगली बार क्या दिखाऊंगा। नीट में भी दिख रहा है मुझे 10-12 रिजल्ट इस बार। अगली बार जब तुम्हारा बैच आएगा तो तुम लोगों को ऐसे ना अलग से रैंक बना के दूंगा, मैं बना के दूंगा। ऑल इंडिया रैंक 1 बात करने में, ऑल इंडिया रैंक 2 डिबेट करने में, ऑल इंडिया रैंक 3 टाइम पास करने में। इसमें तुम लोगों को रैंक कैसे मिलेगी? 22 लाख क्या 2 करोड़ बैठा दो, उसमें तुम लोग टॉप ही करोगे। उसको भी चाहिए, उसको हर से डिपार्टमेंट में ऑल इंडिया रैंक 1 मिला है, बस पढ़ाई में नीचे से मिल गया है ना। द लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं ना,
ये बेसिकली जब तस्वीर सर तुम्हें पढ़ाएंगे वेव ऑप्टिक्स तो उसमें ये चीज़ काम आती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उसका पार्ट है तो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आया था उसको आप समझ सकते थे। मेरा काम है बताना, तुम्हारा काम है पढ़ना। नहीं पढ़ोगे तो फिर यही सवाल पूछोगे। 3 तरह के इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं जब मेरा जो सोर्स है वो पॉइंट चार्ज हो। कैसा सोर्स हो? तो अगर मेरा पॉइंट चार्ज सोर्स होगा ना, तो इसके लिए जो हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा वो स्फेरिकल होगा। कैसा होगा? स्फेरिकल। मतलब ये पॉइंट चार्ज है, इसका ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। अब यहाँ एक गलती करते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो, तुम ये गलती मत करना। इक्वी पोटेंशियल सरफेस यही एक नहीं होगा। जैसे यहाँ एक पॉइंट चार्ज रखा है, ऐसे बनाया, तो हमें पता है ये चार्ज से ये सब डिस्टेंस एक ही डिस्टेंस पे है, तो हर जगह पोटेंशियल कितना होगा? KQ/R सेम होगा। तो ये पूरा जो सरफेस है ये पूरा कैसा होगा अपने लिए? इक्वी पोटेंशियल। और अगर मैंने एक दूसरा ऐसे स्फीयर बनाया तो इसके सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल रखेंगे, ये इसके सारे पॉइंट्स। लेकिन क्या ये स्फीयर A ले लिया, ये स्फीयर B ले लिया, तो A और B का भी पोटेंशियल सेम होगा क्या? A और B का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। एक दूसरा तीसरा यहाँ पे ले लिया ऐसे, तो क्या इसका पोटेंशियल भी सेम होगा क्या? ये पॉइंट C है, इन सब का पोटेंशियल अलग अलग होगा। और इसमें याद रखो VA इज नॉट इक्वल टू VB इज नॉट इक्वल टू VC। तो ये जो अंदर ठीक है, ये जो अंदर वाला पार्ट देख रहे हो इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, लेकिन इस गोले के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा? सेम होगा। दूसरा है जब सोर्स हो लाइन चार्ज। लाइन चार्ज किसको बोलते हैं? लाइन चार्ज मतलब ऐसे चार्ज हो, तो इसमें आपका सिलेंड्रिकल सरफेस होता है। ये कैसा होगा? ये रहा लाइन चार्ज जिसके ऊपर चार्ज है मान लो लैम्डा कूलम पर मीटर। तो जब ये लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज होगा तो क्या इसका कॉमन पॉइंट लोगे तो एक पॉइंट यहाँ आएगा r डिस्टेंस पे, दूसरा r डिस्टेंस पे पॉइंट यहाँ आएगा। और इमेजिन करो ये दो पॉइंट्स तो ऐसे इधर इधर लिया और ये हवा में है, 3D में देखो, तो अगर ये r डिस्टेंस है इस रॉड से तो ये भी r डिस्टेंस है, तो इस रॉड से ये भी तो r डिस्टेंस पे एक पॉइंट यहाँ भी तो आएगा और एक पॉइंट ऐसे पीछे भी आएगा, एक पॉइंट इधर भी आएगा, एक पॉइंट इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। क्या हर जगह पॉइंट्स आ रहे होंगे? जब सब पॉइंट्स को जोड़ोगे तो एक जगह वाले पॉइंट ऐसे जुड़ेंगे और इसके नीचे के सब पॉइंट का पोटेंशियल एक होगा। इसके नीचे उतने डिस्टेंस पे इन सब पॉइंट का पोटेंशियल, क्योंकि रॉड के पैरेलल जा रहे हैं, उनका डिस्टेंस इक्वल होगा। मतलब ये सारे जो पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल एक ही होंगे। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? इन सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल एक ही होंगे, तो इन सारे पॉइंट्स को अपन ऐसे, और जो हवा में पॉइंट है यहाँ वाले, इन सबको जोड़ोगे तो गोला भी बनेगा एक। तो गोला बना के ये पॉइंट तुम्हें दिखेगा कुछ ऐसा। करेक्ट ना? दूसरा इधर वाले पॉइंट्स को लिया तो ये ऐसे, ऐसे बहुत सारे सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस भी हो सकते हैं। करेक्ट? तीसरा पार्ट है जब सोर्स कैसा हो, सोर्स मतलब चार्ज जब इन्फिनिटी पे हो तो प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। अब प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाते हैं? ऐसे चार्ज इन्फिनिटी पे होगा तो लाइंस ऐसे पैरेलल आती हैं, इस पे ये ऐसे बनता है। ठीक है? तो ये तुम्हारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद इसी में कुछ प्रॉपर्टीज होती है, बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको जानना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 कि जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात होगी, जब भी ये इक्वल होंगे
तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो अपने को याद रखना होगा कि ये जो इक्वल 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 दिख रहे हैं, अगर मैं ध्यान से देखूं किसी भी पॉइंट पे, यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालना चाहता हूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएंगी, लेकिन रहेंगी ऐसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ कितना एंगल बना रही है, यहाँ कितना एंगल बना रही है, यहाँ कितना एंगल बना रही है। ये गोला है क्या, गोले के किसी भी पॉइंट पे देखो क्या 90 का ही एंगल बन रहा है। और ये गोला है क्या, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। मतलब जब भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना होगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री से पास होगी उस पॉइंट से। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी पास होनी चाहिए, 90 डिग्री से। तो सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दूसरा पॉइंट, अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ से यहाँ जाऊं या यहाँ से यहाँ जाऊं या यहाँ से यहाँ जाऊं, वर्क डन क्या होता है, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या ये पूरा अगर पोटेंशियल एक ही पॉइंट है तो क्या इसका डिफरेंस हमेशा जीरो होगा। मतलब एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में कभी भी वर्क डन नहीं होगा, वो जीरो ही रहेगा। लेकिन कई बार सवाल तुम्हें चेंज करेगा, तो पढ़ना अच्छे से। अगर मैं एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्वी पोटेंशियल सरफेस में आता हूं तो देयर विल बी वर्क डन। बट एक ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर घूमता रहूं तो देयर इज नो वर्क डन। तो याद रखना, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम one point to another on equipotential surface is zero। इसी पर बेस्ड में वो सवाल आया था। तीसरा जो पार्ट है, तीसरा पार्ट ये याद रखो, इसके बाद कंडक्टर की प्रॉपर्टीज जो पढ़ाई है वो यहाँ पर काम कर जाती है, इसलिए मैं ये लिख के छोड़ दूंगा। All the conductors are equipotential in nature। कोई भी कंडक्टर होगा तो वो कौन सा नेचर रखता है, कौन सा नेचर रखता है, इक्विपोटेंशियल। ठीक है क्या, छापम छापी करिए। DPP3 का क्वेश्चन नंबर 10, DPP3 क्वेश्चन नंबर 10। In the figure shows line of constant potential region in which the electric field is the value of the potential given brackets on the point। DPP3 का क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, द फिगर शोज लाइन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल इन द रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। ओके, ये देखो तुम्हें पोटेंशियल की लाइन दिखाई है DPP3 में क्वेश्चन 10 में कि 10 वोल्ट का पोटेंशियल कहाँ है, 30 का पोटेंशियल कहाँ है, 20 का कहाँ है, 40 का कहाँ है और 50 का कहाँ है। उसके बाद आपको दिया हुआ है पॉइंट्स, देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स दिए आपको, A, B और C दिख रहा है। कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटेस्ट। अच्छा ये देखो डिस्टेंस देखो, तो जो पहले 10 और 20 वाली लाइन है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1x दिख रहा है। 20 और 30 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2x। 30 और 40 के बीच का डिस्टेंस है 3x। 40 और 50 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4x। अब आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन बातों पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है -dV/dr। अब जरा देखो 10 और 20 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20-30 के बीच में, 30-40 के बीच में, 40-50 के बीच में। तो हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस क्या 10-10-10 ही है। अब मतलब ये ऊपर वाला तो कांस्टेंट हो गया, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच के सेपरेशंस पे डिपेंड करेगा। तो जिसका सेपरेशन कम होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसका ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तुमसे पूछा ग्रेटेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो दो पोटेंशियल्स के बीच का सेपरेशन कम किस में है,
बी में, तो आंसर इज बी। चेक कर लो आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन फिगर, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी। क्या ये आ जाएगा तुम्हें? इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन द फिगर, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। यही सवाल है। आपको y और x दिया हुआ है कुछ इस तरह से कि ये y हो गया और ये x हो गया, यही दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे तुम्हें ये लाइन्स ऐसे है, ये 10 वोल्ट की है 30 डिग्री पर, ये 20 वोल्ट है, ये 10 पर है, ये 20 पर है, ये 30 पर है। आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? E इज इक्वल टू माइनस dV बाई, यही होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की यहां पर बात करूं तो ये तुम्हें x और y सेंटीमीटर में दिया है शायद, ये सेंटीमीटर में है, ये वाला y भी सेंटीमीटर में है। अब एक बात बताओ, किसके किसके बीच में पूछा, क्या पूछा? इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहीं पर भी कितनी होगी, किस डायरेक्शन में होगी, ये सब पूछा है। ठीक है, तो आपको वी देखे ई नॉट डी आर कैसे, ई डी ए कॉस थीटा पूछता अगर तो ई तो आना चाहिए था। ठीक है, देखते हैं इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है। 10 वोल्ट कितना है? इनके बीच का सेपरेशन कितना है? तो 10 10 या 100 इंटू 10⁻² नहीं होगा। एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ होगा। सही है, देखो सुनो सुनो सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहां से आपने लिखा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है माइनस dV मतलब 10 पर मीटर में दिया है ना आंसर। हाँ ठीक है ना, 100 आया। ये कितना आया? 100 वोल्ट पर मीटर। गप्पा बसा। तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, अभी जो प्रॉपर्टी लिखा है उसी प्रॉपर्टी को पढ़ो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये डायरेक्शन होगी, ऐसे आएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जो E मिला है वो इधर मिला है। नाउ E हैज 2 कंपोनेंट। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो E का ये वाला कंपोनेंट आएगा 100 cos 60 और ये कंपोनेंट कितना आएगा? sin 60। तो तुमसे क्या बोला है वो? अच्छा, खाली एंगल बोला है, कितना होगा? 50 कैसे आ रहा है, लेकिन 100 आया ना ये। तो अच्छा हाँ, cos 60 करो तो ये 50 आ गया, 50 वोल्ट पर मीटर। और ये कितना आया? 50√3 वोल्ट पर मीटर। थैंक यू। अच्छा, ये कह रहा है 50 वोल्ट पर मीटर एट 120 डिग्री विद एक्सिस। तो 120 डिग्री नहीं है ना ये, 100 वोल्ट पर मीटर तो आंसर है, लेकिन ये 100 वोल्ट पर मीटर कितने एंगल पे है ये नहीं पता है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 10 से 20 ऐसे ही भागेगा ना आगे। हमने गलत किया है, उसको सही कर लो। ये डायरेक्शन ये नहीं आएगा, ऐसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर देन 120 आ सकता है।
नहीं कैसे आएगा? इधर देखो, मैंने पेन कहाँ रखा? तो ये सवाल देखो, ये x है, ये y है, ये 10 है, ये 20, ये 30, ये 30 डिग्री। एक बात बताओ, इसको तुम सिंपल लॉजिक से चाहती तो बहुत आराम से कर लेती कि ये ऐसे ऐसे, ये आपने अभी पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? V, तो जिसका R कम होगा 0.4 से उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ होगा, सबसे कम पोटेंशियल यहाँ होगा, उससे कम पोटेंशियल यहाँ होगा, उससे कम पोटेंशियल यहाँ होगा। और अगर ये Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी ना, इस तरह से जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाती हैं? कम पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल की तरफ और 90 डिग्री पर। सही तो था जो हम लोग किए थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा 90 डिग्री पे जाएंगी, कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल की तरफ। ये वाला एंगल कितना होगा? हर जगह ये कैसा होगा? क्या समझा? ये 90 डिग्री। अब इस E की जो वैल्यू लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या लिखोगे? dV/dr। dV देखो, किसी भी दो पॉइंट का डिफरेंस देखो 10 ही आ रहा है, तो डिफरेंस 10 और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10, ये 20, ये 30, मतलब 10 सेंटीमीटर। तो dr की जो वैल्यू आई है यहाँ पे, वो क्या 10 × 10⁻⁻² मीटर होगी, बराबर। dV कितना आ गया अपने पास? 20 - 10 मतलब 10 वोल्ट, या 30 - 20 अगेन 10 वोल्ट। दो लगातार वाले लोगे तभी डिफरेंस निकाल पाओगे। तो E की वैल्यू लिखी जाती है -dV/dr, या मॉड निकाल रहे हो तो माइनस का कोई काम तो है नहीं, डायरेक्शन तो आपने ऐसे लिख दिया ना। तो dV/dr किया हमने, तो 10/10 × 10⁻², ये आया कितना? 100 वोल्ट पर मीटर। तो ये वाली वैल्यू तो अपनी 100 ही आएगी। आंसर जो भी दिया वो गलत दिया है। अब अगर मुझे पूछना है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो 100 विथ 120 जो है, अब इन्होंने यहाँ पर भी गलत दिया है। वो जो 200 है वो 100 होना चाहिए। अगर उन्होंने 120 लिखा है तो ये इन्होंने बोला होता कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, तो बेसिकली स्लोप लेने वाला बोलते तो ये बोलते कि ये वाला एंगल 120 है। लेकिन ये तब पॉसिबल है कि ये वाला एंगल लेना है जब उन्होंने बोला होता कि विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पहली चीज ये स्लोप जैसा निकालने को। दूसरा, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी तो आंसर होगा ना। ये 120 तो हम कब चेक करेंगे कि चलो ठीक है थोड़ा मिसप्रिंट है, 120 ले सकते हो, जब ये 100 मैच करता ना। उसने 100 की जगह क्या दे रखा है? सबसे बड़ी गलती तो वही है। इनके हिसाब से जो ये 10 वोल्ट की लाइन है वो ओरिजिन से पास होनी चाहिए थी, तो कुछ मिसप्रिंटिंग है। इसके बाद का सवाल देखो जरा, तुम ही बताओ जल्दी जल्दी बोलो। द पॉइंट्स resembling equal potentials are S and R, करेक्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब डायपोल की वजह से पहले कहाँ पे लिखेंगे? पहले लिखेंगे एक्सियल लाइन पे। तो एक्सियल लाइन पे अगर हम लोग पोटेंशियल लिखने जाते हैं डायपोल की वजह से, तो ये अपने पास एक डायपोल है, यहाँ पे Q चार्ज रख दिया, यहाँ पर -Q रखा, यहाँ पे Q रखा। एक्सियल लाइन पे चाहिए
तो मान लो ये इसका सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल वैसा ही जैसे हम फील्ड निकाले थे। यहाँ पे एक पॉइंट P है, P पॉइंट पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। दिस इज L एंड L। तो ये अगर मैं V नेट एट P लिखना चाहूँ, देखो ये बहुत सिंपल तरीका है। एक चीज याद रखना, यहाँ पे डाइपोल की वजह से जब भी निकालोगे, डाइपोल बहुत शॉर्ट होता है, शॉर्ट डाइपोल बोलते हैं इसको। हमेशा जो सेपरेशन होगा उनके बीच का वो बाहरी किसी भी डिस्टेंस से कम होगा, सॉरी बाहरी डिस्टेंस से बहुत कम होगा। इसलिए हम क्या लिखते हैं, R इज वेरी मच ग्रेटर देन L। अब ये पॉइंट हमारा बाहर है, डाइपोल से बहुत दूर है, इसलिए हमने उसको ऐसे लिखा है। P पर जब लिखोगे, अब देखो इसमें ना बहुत अच्छी बात तो ये है कि तुम्हें कुछ डायरेक्शन देखना ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा, चुपचाप छाप देना है ऐसे, V ड्यू टू प्लस क्यू, V ड्यू टू माइनस क्यू। तो प्लस क्यू से ये वाला डिस्टेंस है कितना, ये डिस्टेंस है R माइनस L। तो क्या ये बनेगा के क्यू बाई प्लस के, पोटेंशियल लिखने के साथ साइन भी रखते हैं, तो के माइनस क्यू, ये वाला डिस्टेंस होगा R प्लस L। बस हो गया सॉल्व, खत्म हो गया सवाल। कैसे खत्म हुआ, तो मेरा मन था खत्म कर दिया मैंने। तो वी नेट लिखा गया, के क्यू कॉमन लिया तो R प्लस एल माइनस आर प्लस एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आर ने आर को मार दिया, वी नेट आया के क्यू इंटू टू एल बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी नेग्लिजिबल है। कैसे पता, आर बहुत छोटा है, हाँ वही जो लिख दिया है। तो Q इंटू टू एल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। यहां से P आ जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर। स्क्वायर है ये, L काउंट कर रहा हूँ, L का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। के पी बाई आर स्क्वायर। और एक्सियल लाइन पे क्या था, 2kp बाई आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 2kp बाई आर क्यूब। पोटेंशियल कितना आया, kp बाई आर स्क्वायर। दूसरा वाला जो पार्ट है वो है इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होगा। तो अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन पर निकालना चाहूँ तो इक्वेटोरियल लाइन पर कैसे निकालेंगे, ये माइनस क्यू लिया, ये प्लस क्यू लिया, ये इसका सेंटर पॉइंट, यहाँ डिस्टेंस r पे एक पॉइंट P लिया, P पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, ये L हुआ, ये L हुआ। अगेन द कंडीशन इज सेम, L इज वेरी मच ग्रेटर देन R। तो ये वाला डिस्टेंस फिर से होगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फिर से होगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जब मैं वी नेट लिखूंगा तो v ड्यू टू माइनस क्यू प्लस v ड्यू टू प्लस क्यू लिखना पड़ेगा। तो माइनस क्यू की वजह से क्या लिखेंगे, माइनस के क्यू बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के क्यू बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों कैंसिल आउट हो गए, नेट पोटेंशियल कितना आ गया, 0। मतलब इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल एक्ट्स एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल एक्ट्स एज है, छापिए। इसके बाद एक और पॉइंट होता है, देखो ये दो पॉइंट्स। अब अगर आप देखोगे ना, अगर आप देखोगे इन सब पॉइंट को बहुत ध्यान से, ए लड़की, ये सब पॉइंट बहुत ध्यान से देखोगे तो ये सब चीजें हमने कहाँ कर रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में। तीनों पॉइंट्स वहां किए थे। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे कितना हुआ करता था। अब ये फैल्टी दियो, याद तो होना चाहिए। ये पीटीएम में यही सब पूछने वाला हूँ ऐसे ही। अभी ये वाला फॉर्मूला बताओ तो मार्क्स कैसे बढ़ेगा बेटा, ये तो याद होना चाहिए। अभी तो खत्म हुआ है। एक बच्चा भी बोल देगा तो ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल। पीछे देख के नहीं बोलना है। के क्यू बाई, देख के भी गलत बोल रही है तू। 2kp बाई आर क्यूब। किसी को याद नहीं, कोई वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था।
ई और पी जो है वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो ये सब फार्मूले याद रखने पड़ेंगे तभी काम पड़ेगा। वो वहाँ एक्सियल लाइन पर 2kp/r³ था, यहाँ पे एक्सियल लाइन पे kp/r² है। इक्वेटोरियल लाइन पे यहाँ पोटेंशियल 0 होता है, जबकि वो होता है kp/r³। ई एंड पी एंटी पैरेलल होते हैं। किसी भी जनरल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो kp/r³ इन ब्रैकेट √1 + 3 cos² थीटा होती है। इन ब्रैकेट √1 + 3 cos² थीटा। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा kp cos थीटा। देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये इसका सेंटर पॉइंट। मान लो यहाँ एक पॉइंट P है r डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे अपने को चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो मैं अपना काम करके खत्म कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग फार्मूला नहीं याद करो। लास्ट टाइम इसीलिए डांटा था मैं तुम लोगों को, 4 दिन हो गया डांट के, तब भी फार्मूला नहीं याद कर पाए। जब फार्मूला ही नहीं याद होगा तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? कोई भगवान थोड़ी आएंगे सपने में तुम्हें फार्मूला रटवा के जाएंगे, तुम्हें रटना पड़ेगा फार्मूला, कुछ उसका कोई और ऑप्शन नहीं है। 30 से 35 फार्मूले हैं पूरे इलेक्ट्रो में। 35 फार्मूले तैयार कर लो इलेक्ट्रो में, उसके अलावा सवाल आ जाए तो मुझे बताओ। तो यहाँ -q से +q में डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इसका ये कंपोनेंट ऐसे आया p cos थीटा, इधर कंपोनेंट आ जाएगा p sin थीटा। इसको एक काम करो पॉइंट A बोलता हूं क्योंकि p में कंफ्यूजन होगी। अब जरा देखो, तो आप बोल सकते हो पॉइंट A p cos थीटा की लाइन में है, इसका मतलब पॉइंट A इज ऑन द एक्सियल लाइन of p cos theta, correct? Therefore potential at A due to p cos theta would be, एक्सियल लाइन पे क्या होता है kp/r², और यहाँ p की जगह कौन है, p cos थीटा। सिमिलरली ये जो पॉइंट A है, इट इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ p sin थीटा, करेक्ट? इक्वेटोरियल लाइन ऑफ और p sin थीटा। तो बोलो v ड्यू टू p sin थीटा क्या हो जाएगा, 0। पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन 0 होता है। अब एक p cos थीटा की वजह से आया, एक p sin थीटा की वजह से आया, तो नेट पोटेंशियल क्या आएगा, दोनों को जोड़ देंगे। अगर दोनों को जोड़ दिया तो v नेट एट ए आ जाएगा kp cos थीटा/r² + 0। 0 का कोई काम ही नहीं है। ये किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला जा सकता है इस फार्मूले से, kp cos थीटा/r²। सोचो अगर ये एक्सियल लाइन हुआ तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। cos 0 कितना होता है, तो kp/r²। अगर इक्वेटोरियल हुआ तो थीटा कितना हो जाएगा, सब 0, थीटा 90 हो जाएगा। तो पूरा इक्वेटोरियल लाइन पे कितना हो गया, ये 0। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे बढ़ते, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर्स। स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, याद करो 3 तरह के स्फीयर हुआ करते थे, 4 तरह के, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग पढ़ा था। तो उसमें से ही अपन पहले 3 पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो तो लिख ही दिया है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। इन तीनों स्फीयर में क्या होता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी में अपन ने पढ़ा था कि कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है
या सॉरी कोई भी कंडक्टर होता है उसको कुछ भी चार्ज दोगे तो वो चार्ज कहाँ चला जाता है, उसके सरफेस पे, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। होता है क्या? अगर मैं इसका रेडियस r ले लूं तो ध्यान से समझो, ये याद रखना पड़ेगा। पहला, एट r इज लेस देन r। r इज लेस देन r का मतलब कहां पर मैं पॉइंट लेने की बात कर रहा हूं, स्फीयर के अंदर, इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल जो होता है वो KQ/R होता है। कितना होता है? खुद तो पागल हो ही गई है, सबको, पूरी क्लास को पागल कर रही है तू। वो नहीं होगी पागल, लिखा हुआ था क्या? तू प्रिटेंड करा गया क्या पागल में ही होंगी और कोई नहीं हो सकता? क्यों? 15-20 बार बोल चुका हूँ, 10 बार कम है। हाँ, और मैं अकेले नहीं बोल रहा, सब बोल रहे हैं ना, मतलब कुछ तो है, पागल हो चुकी है। R इज ग्रेटर देन R के लिए क्या होगा, कहाँ पे? तुम एक चीज देख रहे हो क्या? फॉर्मूला देख रहे हैं। मतलब अगर मैं ये बोलूं सरफेस पर, तो सरफेस पर KQ/R होता है। सरफेस के अंदर क्या रहेगा? जितना सरफेस पे है उतना अंदर कांस्टेंट भी है, बाहर जाएगा तो ये फार्मूला। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, मान लो ये एक स्फीयर है, इस पर चार्ज Q है और मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, इस स्फीयर के बाहर 2 मीटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं ये बोल सकता हूं कि कंसीडर, डिस्टेंस कहां से लेते हैं ये इंपॉर्टेंट है, यही बताना चाह रहा हूं। कंसीडर द होल चार्ज एट सेंटर ऑफ द स्फीयर, और उसके सेंटर से लेके जो डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाता है? कौन सा डिस्टेंस? ये वाला, r वाला। ठीक है, r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। मतलब यहाँ पे जो r लिया गया है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट चल रहा है, इसके बाद एक सेल्फ एनर्जी का पॉइंट आता है। सेल्फ एनर्जी तुम्हें बतानी होती है। सेल्फ एनर्जी के बाद इसमें ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, हालांकि कभी पूछते नहीं, लेकिन तुम्हारे मॉड्यूल में दिया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मुझे करा देता हूं मैं, 2-3 मिनट लगेगा उसमें। ये तो हुआ ये 3, इनका ग्राफ कैसा बनेगा? V वर्सेस R का ग्राफ, ये R हो गया, ये V। तो अप टू R इज इक्वल टू R अगर आप देखो तो क्या ये KQ/R कांस्टेंट है, और उसके बाद करेक्ट, लास्ट इसमें फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसमें क्या होता है, ये सब ऐसे 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 चार्ज वाले, मान लो Q चार्ज। अगर मैं यहां पर भी R इज ग्रेटर देन R की बात करो तो ये हमेशा फिर से यही आएगा KQ/R, कोई चेंज नहीं होगा। बाहर के लिए तो चार्ज, नेट चार्ज तो Q ही रहेगा। R इज इक्वल टू, R पे बात करूं मैं सरफेस पे, तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, जो पहले था वही रहेगा।
लेकिन बेटा r इज लेस देन r में जाओगे ना, तो अब तुम्हें चेंज दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब अंदर रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है। क्या चेंज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में? रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? रो r बाई। अब रो को अगर मैं q के टर्म्स में लिखूंगा तो क्या मैं सॉल्व कर पाऊंगा उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा मुझे q के टर्म्स में, और फिर क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E dr इज इक्वल टू dv। डी नहीं समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब डेरिवेशन तुम्हें करना नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। इंटीग्रेशन है प्रॉपर तरीके का, इंटीग्रेट करके अपन आंसर लिख सकते हैं। क्या करना होगा? माइनस ई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी वी, उससे आंसर आता है। मैं कुछ सीधा आंसर बोलने की कोशिश करता हूँ, मुझे भी याद नहीं है, डिराइव करना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है। हाँ देखो, ये होता है पोटेंशियल जो है वो लिखा जाता है V इज इक्वल टू के क्यू बाई 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स ना लिख के इसको स्मॉल आर लिखो। दिस इज द फार्मूला। इनसाइड इस फार्मूले के, ये इंपॉर्टेंट है, इनसाइड इस फार्मूले के हिसाब से चेंज होता है कौन चेंज होता है? पोटेंशियल। अब सुनो, अगर मैं इसी को ये देखूं कि R की वैल्यू अपन 0 कर दें, R की वैल्यू कितनी कर दें, तो यहाँ पे स्मॉल r को 0 करोगे तो V क्या बन जाएगा? के क्यू बाई 2 आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर ने इसको कैंसिल कर दिया। क्या ये आंसर आया? 3 बाई 2 के क्यू बाई आर। आर 0 कर दिया, मतलब कहाँ पहुंच गए? सेंटर पे। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों को देखो तो हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के यहाँ सेंटर पे भी के क्यू बाई आर है, इस पॉइंट पर भी के क्यू बाई आर है, हर जगह पे के क्यू बाई आर है, यहाँ तक कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ देखो तो इसके सेंटर पे कितना है? 3/2 मतलब 1.5 के क्यू बाई आर। ऊपर जाओगे तो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, जब यहाँ पहुंच गए तो कितना हो गया? के क्यू बाई आर। मतलब सेंटर पे सबसे मैक्सिमम होता है। सवाल पूछ सकता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के किस पॉइंट पर मैक्सिमम पोटेंशियल होता है? सेंटर पर। तो इसका जो V वर्सेस ग्राफ बनता है वो थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा। अलग मतलब ये सेंटर पे होता है 3/2 के क्यू बाई आर, और उसके बाद यहाँ आ जाता है के क्यू बाई आर। अब ये ऐसे लाइन है, के क्यू बाई आर कब आता है? आर इज इक्वल टू आर पर। तो बेटा इसका जो ग्राफ होता है ना वो ऐसा होता है, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से चेंज आता है, क्वाड्रेटिक चेंज, उसके बाद 1/r से। इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का V वर्सेस R का ग्राफ है। बस बस, नहीं जरूरत नहीं। सर मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था। वाओ सर, ठीक है, हर किसी का वेरी बैड। काम खा जाएगा ये बैठ के। ठीक है, हर किसी का दिखाना। आज मेरा था, कल किसी और का था। हाँ, पूरा बोलो जो बोलना चाह रही है। हर नहीं सर, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ सर। मैं कहाँ बोला? वो बुरे लोग थोड़ी बोलते हैं। आवाज नहीं। ये कौन? बस ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है। क्या है? या ऐसा बोलता हूं मैं इसको, ए आवाज नहीं। हाँ,
मेरा कैसे फोन बजेगा? कौन लेके बैठा है फोन? बाहर बाहर बजे। अच्छा, और उस तुम्हारे पास फोन है? क्या हो गया? अरे वो उन्नति फोन लेके बैठी तो बोली उन्नति नहीं। कहाँ गई उन्नति? पता नहीं, किसी को पता ही नहीं होता वो कहाँ जा रही है। हैं? हाँ क्योंकि वो क्लास से नहीं आती। तो घर से निकलती नहीं होगी ना? हाँ? सारा से भी बात करती है ना वो तो। सारे सब भी हल्के आई थी ये कंडक्टिंग शेल है, आवाज नहीं। कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है? कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना होता है? 0। आवाज नहीं। कंडक्टिंग शेल होने का मतलब ये है, ये यहां पर तो कंडक्टर है, इनर और आउटर सरफेस होता है ना वो। तो रिंग देखा ना, रिंग, वो रिंग ही है, उसके बीच में कंडक्टर है, मतलब बीच में ही चार्ज हो सकता है। अगर मैंने एक चार्ज Q यहां रखा तो क्या होगा? होना ही नहीं चाहिए ना, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए ना, लेकिन मैंने चार्ज तो रख दिया। तो इसके अंदर चार्ज होना कितना चाहिए? 0। तो 0 चार्ज करने के लिए क्या होगा? यहां पे Q दिया ना, तो इस कंडक्टर के इनर शेल पर एक -Q चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहां -Q डेवलप हुआ तो अंदर कितना हो गया? लेकिन जब यहाँ -Q डेवलप हुआ तो इस कंडक्टर के इनर सरफेस में तो चार्ज आ गया ना -Q। जब या ऐसा सोचो यहाँ -Q आया तो गलत है ना? अरे Q था, -Q अपने आप आके कैंसिल कर दिया, वो कहाँ चला गया Q फिर? तो यहाँ -Q डेवलप हुआ। 10 मिनट दे दो मुझे। नहीं, खत्म करवाना है मुझे आज, इलेक्ट्रो खत्म करना है यार। तो जल्दी जल्दी खत्म करने का टाइम पे आ यहाँ माइनस तो और नहीं तो कितने बजे? 11:30। चल खड़ी हो जा। बोला था ना इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। नहीं बताओ, देखा यही पेपर देखा है बेल्टी। सुन, तो यहाँ Q था, यहाँ -Q डेवलप हुआ, तो इसके चक्कर में यहाँ कितना चार्ज डेवलप हो जाता है? Q। लोग ऐसा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, लोग ऐसा भी बोलते हैं। शेल में ये भी चीज होता है, शेल का मतलब ये है। लेकिन अगर तुम चाहो तो ऐसा बोलो कि जो चार्ज Q मैंने यहाँ दिया है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो ये सारा चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा? सरफेस पे। ये हमने कर लिया पहले भी। तो इसमें इतना ये एक छोटा सा पॉइंट होता है। अब मल्टीपल कंडक्टिंग शेल जो होते हैं उनके साथ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखो। मान लो ये क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड अर्थिंग ऑफ कंडक्टर। एक शेल यहां है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां है। ये A, ये B और ये C। A B C का जो रेडियस है, ये वाला रेडियस है R, ये है 2R, ये है 4R। हो सकता है यहां पे चार्ज है Q, यहां पे चार्ज है 2Q, इस वाले शेल पर चार्ज है 4Q। मैं आपसे पूछूं फाइंड VA माइनस VC। अच्छा, अब लॉजिक लगा के बताओ मुझे किस सरफेस का पोटेंशियल ज्यादा होगा? कौन से शेल का पोटेंशियल ज्यादा होगा? ए वाले का। तो VA माइनस VC बताओ क्यों? क्योंकि जितना पास में होगा उतना ज्यादा होता है, सेंटर इससे छोटा होगा। अब मुझे VA माइनस VC निकालना, चलो A का पोटेंशियल चाहिए और C का पोटेंशियल चाहिए। तो A का पोटेंशियल जब मैं लिखने जाऊंगा तो देखो जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं सबकी वजह से इंटरेक्शन होगा, जितने भी लोग हैं उन सबकी वजह से इंटरेक्शन होना चाहिए। तो A पर कौन कौन देगा पोटेंशियल?
ए का खुद का पोटेंशियल आएगा, बी भी देगा, और ये कौन से पॉइंट्स पे क्वेश्चंस बनेंगे देखो, ये कहाँ गया, अरे यार ये किया ना, ये हॉलो कंडक्टिंग, इसी को शेल बोलते हैं। इसके लिए हमने कहाँ पढ़ा, इनसाइड पढ़ा, सरफेस पढ़ा और आउटसाइड पढ़ा है। यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल करो। तो पॉइंट ए अगर मुझे ए पर चाहिए तो पॉइंट ए इज ऑन द सरफेस ऑफ ए, ठीक है। पॉइंट ए इज इनसाइड द बी, तो बी पर जो पोटेंशियल आएगा वो कैसा आएगा, और सी का पोटेंशियल भी ए के लिए कैसा होगा, पॉइंट ए इनसाइड है। अब मुझे पता है सरफेस पर पोटेंशियल लिखना होता है तो उसका चार्ज अपॉन आर, आर है ना यहाँ, बी के इनसाइड, तो बी के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही अंदर भी हर जगह रहेगा। तो बी के सरफेस पे क्या पोटेंशियल होगा, बी के सरफेस पे पोटेंशियल होगा k इंटू 2q बाई उसका रेडियस। उसके बाद सी के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, सी के अंदर हर पॉइंट पे वही पोटेंशियल होगा, तो सी के सरफेस पे क्या होगा पोटेंशियल, k 4q बाई 4r। तो ये VA कितना आ गया, जोड़ोगे तो 3kq बाई r, यहाँ 2 कैंसिल, 4 मर तो नहीं रहे हो ना। ये A पॉइंट पे आ गया, C पॉइंट पे, C का पोटेंशियल भी तो A B C तीनों लिखेंगे, अरे तीनों देंगे ना। बता पॉइंट C कहाँ है A के लिए, ऐसे कौन सा आउटसाइड होता है, सॉरी भाई मारो देगी किसी ने, बुक कीजिए, बोला ना आउटसाइड है। बी के लिए भी कैसा है, और सी के, हाँ अरे ठीक है, मैं सॉरी मैं सुना नहीं। ए पॉइंट के आउटसाइड, तो ये बताओ पॉइंट ए, किसी के आउटसाइड पोटेंशियल लिखना, तो मैंने क्या कहा था कि उसको सेंटर पे मान लो चार्ज को और डिस्टेंस सेंटर से ले लो। तो सी पॉइंट ए के आउटसाइड है, तो ए पर कितना चार्ज है, क्यू को सेंटर पे मानो, तो यहां से सी पॉइंट कितनी दूर है, तो क्या ए की वजह से आ जाएगा के क्यू बाई 4r, बी की वजह से क्या आएगा, हाँ 2 के, ऐसा एक लाइन लिख दो, k 2q बाई, एक थप्पड़ मार दो तो मुंह पीछे हो जाए। आउटसाइड है यहां लिखा है। सी के लिए बोलो, हाँ बाय, जहां आर लिखने का वहां 4r को r बोल दो, r को 2r बोल दो, मतलब ऐसे बोल रहा है क्या तुक्का, चलो जो आज ये बोल देते हैं क्या फर्क पड़ेगा, देख के बोलो। तो 2 2 जा 4 कितना होगा ये आंसर, यार एक काम करते हैं ना, कट नहीं करते सब, सॉरी सर, 2 4 6 और 1, दिस इज 7kq बाई 4। देख लो यहाँ पे 3kq बाई r है और यहाँ 1.25 है, 1.75 है, तो कम हुआ ना सी पर। VV क्यों लिखूं, तुम घर पे लिखना, मुझे VA माइनस VC पूछा है, VV भी लिख दो। तुम लोग क्या कर रहे हो, जबरदस्ती लिख दूं क्या, आओ इसका भी लिखते हैं। लेक्चर खत्म करना है, जल्दी हम इसको सॉल्व करो, कर लोगे ना, नहीं 3 माइनस 7 बाई r, हाँ अरे वो बहुत सही बोली, वो गलत बोलती नहीं है। अरे इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सही बोल रही है, इसमें क्या करूँ। अच्छा बी पॉइंट का पोटेंशियल, सुकून मिलता है, उनको रुलाना पड़ता है। चलो बी पॉइंट का पोटेंशियल,
रुको लेक्चर खत्म करना है। अब ये तुम लोग बोलो जल्दी बी पर पोटेंशियल कैसे लिखोगे, बस लास्ट है। इनसाइड सरफेस आउटसाइड जल्दी। गलत बोल दिया। क्या गलत बोला? इनसाइड सरफेस आउटसाइड। बी ए के लिए आउटसाइड है अब आपको गलत साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और बी के इनसाइड बराबर बराबर। तो वो क्या आएगा? टू आर आएगा। पॉइंट बी पर लिख रहे हो। अरे तुमने बोला ना, और भी लोग बैठे हैं भाई। बराबर बराबर। नेक्स्ट 2KQ बाई 2R। यस। हाँ चलो, हो रहा। अब इसको सॉल्व कर लेना, बी पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। कर लोगे? ये हो गया। अब इसके बाद ना सुनो, घर के लिए यही सवाल लेना। इस सवाल में ऐसे एक वायर लगाना टप्पा खाते हुए, मतलब बी को टच नहीं किया, उसको जोड़ दिया। जब ये इसमें जुड़ जाएगा, हमने ये पढ़ा है चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अनलेस इट बिकम्स इक्वल। तो अभी हायर पोटेंशियल पे कौन है? ए हायर पोटेंशियल पे है ना, बी लोअर पोटेंशियल पे है। तो यहां वही सी लोअर पोटेंशियल पे है, तो यहां से एक्स चार्ज निकालोगे तो यहां बचेगा कितना? मान लो एक्स चार्ज निकलने के बाद इक्वल हो गया पोटेंशियल। एक्स चार्ज निकालोगे तो यहाँ क्यू माइनस एक्स बचेगा, यहाँ 4QX प्लस एक्स बचेगा। इन दोनों के पोटेंशियल को इक्वेट करो और बताओ कितना चार्ज फ्लो किया। और उसके बाद कल करेंगे। अभी ये तो रहेगा इस हाथ में, यहाँ पे इसको अर्थिंग कर दे देंगे, लास्ट होगा वो। तो कल 10 मिनट का टॉपिक बचा है। मैं कंप्लीटेड लिख चुका हूं आज पहले वहां पर। तो कल तुम्हें क्या करना है, ग्रेविटेशन ये पूरा पढ़ के आना है। ग्रेविटेशन में डिक्टो कट कॉपी पेस्ट होगा, कोई बोला नहीं समझाना, मैं भगा दूंगा क्लास से। फोर्स फील्ड के फार्मूले याद होने चाहिए। आज जैसे नहीं कि डाइपोल पूछो मुंह देख रहे हो मेरा, डाइपोल ये क्या होता है।